नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 10 फैसलों पर मोहर लगी है। बैठक में दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि दी गई। ई ऑफिस प्रणाली को लेकर कैबिनेट में अफसरों ने प्रेजेंटेशन दिया। महिलाओं को सह खातेदार बनाने को लेकर अफसरों की बनाई गई कमेटी और मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में 5 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनी। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 0.2561 हेक्टेयर भूमि नगर निगम को वापस की है। तो वहीं शासकीय प्रवक्ता और मंत्री मदन कौशिक ने कैबिनेट ब्रीफिंग भी की। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में 5 लोगों की कमेटी बनाई गई। फिलहाल रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कई हेक्टेयर भूमि यहां पर वापस की है नगर निगम को। तो ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। कैबिनेट ब्रीफिंग भी आज मदन कौशिक की तरफ से की गई। महत्वपूर्ण निर्णय था आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर महिलाएं बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी ये उनके संज्ञान में आया कि वो जब लोन के लिए जाती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि राज्य के अंदर जो भूमि इत्यादि है वो पति के नाम रहती है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम एक मंत्री परिषद की कमेटी बनाकर, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होंगे, राधा रतूड़ी जी सदस्य होंगे, लॉ सेक्रेटरी सदस्य होंगे, सुशील कुमार सदस्य होंगे। और ये निर्णय लिया गया कि आप तत्काल ये व्यवस्था करिए कि जो हमारी महिलाएं हैं वो सह खातेदार कैसे बने और कैसे उनको लोन की क्लियरिटी हो जाए, इसके लिए निर्देश दे दिए गए। मंत्री परिषद एक तो कमेटी बनेगी, कमेटी बन गई। चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होगा, एसीएस राधा रतूड़ी जी सदस्य होंगी, लॉ सेक्रेटरी सदस्य होंगे और जो विभाग के सचिव हैं सुशील कुमार जी वो भी सदस्य होंगे। इनको कहा कि ऐसी व्यवस्था करें, जो इनको निर्देश दिए गए हैं आज कि आप ऐसी व्यवस्था, क्योंकि आज जो आया था प्रस्ताव, उस प्रस्ताव में कुछ थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो जो अपना काम करना चाहती हैं उनको किसी भी प्रकार की राज्य में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, वो कैसे सह खातेदार बने और कैसे उनको लोन की व्यवस्था उस आधार पर हो जाए। तो ये व्यवस्था करने के लिए कहा गया। मैं समझता हूँ कि अगली कैबिनेट तक ये तैयार होकर आ जाए। तो कैबिनेट के जो 10 बड़े फैसले हैं वो हम आपको बताते हैं। सचिवालय में ई ऑफिस प्रणाली के तहत काम करने पर कैबिनेट की सहमति। आवास नीति की नियमावली में प्रधानमंत्री आवास योजना में दी जाएगी राहत। ये 10 बड़े फैसले एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। तीसरा बड़ा फैसला, श्रम विभाग को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मेधावी छात्र सम्मान योजना के शुभारंभ को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। डिग्री कॉलेजेस के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। कॉलेजेस को खोलने को लेकर अभी कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव लाया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत वेतन भत्तों की नियमावली को मंजूरी मिली है। अल्मोड़ा के देह घाट के अंदर केंद्रीय विद्यालय के 1.11 हेक्टेयर भूमि को मंजूरी मिली है। लोक सेवा आयोग का 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। नर्सों की भर्ती के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद को अधिकृत किया गया। कैबिनेट के 10 बड़े फैसले एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। श्रम विभाग को लाइसेंसी नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र सम्मान योजना के शुभारंभ को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा डिग्री कॉलेजेस के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं को पहले और दूसरे और तीसरे पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा कॉलेजेस को खोलने को लेकर अभी कैबिनेट में दोबारा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत वेतन भत्तों की नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। फिलहाल अल्मोड़ा के देहघाट के अंदर केंद्रीय विद्यालय के लिए 1.11 हेक्टेयर भूमि को मंजूर किया गया। कैबिनेट के 10 बड़े फैसले आज कैबिनेट के अंदर लिए गए हैं और इन 10 बड़े फैसलों के बाद अब कैबिनेट क्योंकि ये जो प्रस्ताव हैं काफी समय से लंबित थे और इन पर चर्चा चलनी थी, तो ऐसे में आज चर्चा भी हुई, प्रस्ताव पर फैसला भी लगा है और मोहर भी लग गई है। इसी के साथ अब आपको बता दें कि जल्द ही इनका असर भी ग्राउंड पर दिखने लगेगा।
हमारे साथ कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। सर, आज जो 10 बड़े फैसले लिए गए, एक एक मैं समझना चाहूंगा कि इन 10 फैसलों को अगर कंबाइन करके देखा जाए तो किस तरीके से जनता के और तमाम क्षेत्रों में ये फायदा पहुंचाने वाले हैं। देखिए, सामान्य स्तर पर लगातार कैबिनेट के माध्यम से अनेक ऐसे निर्णय समय समय पर लेते हैं और आज भी चाहे वो जो हमारी दोनों यूनिवर्सिटी है उनमें जो राज्य के महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री के नाम पर आज हमने एक पुरस्कार की घोषणा की है। उसमें हम जो डिग्री स्तर पर छात्र पढ़ेंगे उनको 50,000, 30,000 और 15,000, 75,000, 60,000 और 30,000 ये पुरस्कार हम छात्रों को दिया जाएगा। इसी प्रकार से उपभोक्ता फोरम में जो सदस्य उनके लिए पूरी नियमावली जो भारत सरकार की एक नियमावली आई थी, एक उसको हमने राज्य में आज एडॉप्ट कर लिया है। इसी प्रकार से अन्य निर्णय जो लिए गए हैं वो राज्य के हित में, जनहित में लिए गए हैं। एक प्रमुख महत्वपूर्ण निर्णय भी आज हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ इस राज्य में महिलाओं का सबसे योगदान है। राज्य निर्माण से लगाकर अन्य कामों में महिलाओं को किस प्रकार हम सहभागिता दे सकते हैं, संपत्ति के जो उनके पति के नाम है उसमें किस प्रकार उनको हम उनका नाम अंकित कर सकते हैं, इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी आज बनाई गई है। तो इस प्रकार से प्रमुख और महत्वपूर्ण मदन कौशिक जी, जिस तरह से कॉलेजेस को खोलने के लेकर आज भी चर्चा हुई और फैसला नहीं लिया गया, दोबारा से प्रस्ताव लाया जाएगा और तमाम चर्चाएं होंगी, उसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? कॉलेज खोलने को लेकर काफी चर्चा हुई है और उसमें सारी सूचनाएं एसओपी भारत सरकार या अन्य प्रकार से यूजीसी की क्या है इस संबंध में चर्चा होने के बाद, क्योंकि सभी जगह से जो कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलनी है ये सब दिसंबर के फर्स्ट वीक में खुलनी है, तो कहा है कि जल्दी से जल्दी प्रस्ताव बनाकर लाएगी क्या क्या और हम कर सकते हैं। आखिरी सवाल कौशिक साहब, अभी कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि देश के कई राज्यों के अंदर सेकेंड वेव और थर्ड वेव देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि लगा हुआ है उत्तराखंड से, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी खासतौर से कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की स्थिति अभी क्या है और कितने तैयार हैं सेकेंड अगर थर्ड वेव आती है तो? आज की तारीख में हमारे यहाँ जो केस है वो सामान्य रूप में आ रहे हैं, लेकिन ये भी साथ साथ है कि जो हमने तैयारी की थी उन तैयारियों के हिसाब से अभी कोई दिक्कत राज्य के सामने नहीं है। हमारे अभी जो कोविड हॉस्पिटल थे वो काफी मात्रा में अभी कोई दिक्कत नहीं है, गुंजाइश है, खाली है। लेकिन चूंकि अब कोरोना को लेकर जो एसओपी गाइडलाइन है उसमें केवल जो सिम्टम्स आते हैं या जो बीमार है उन्हीं को हॉस्पिटल में लाया जाता है, बाकी तमाम को घर में ही क्वारंटाइन रहने की बात है। तो राज्य पूरी तरीके से तैयार है, राज्य के पास सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास डॉक्टर्स और क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, हमारे पास चाहे ऑक्सीजन की बात करें चाहे वेंटिलेटर की बात करें वो पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मदन कौशिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो तमाम जानकारी 10 अहम फैसलों पर दे रहे थे। तो कॉलेजेस को खोलने को लेकर अभी कैबिनेट में एक बार फिर से प्रस्ताव लाया जाएगा। आज काफी चर्चा हुई और वो बता भी रहे थे कि काफी चर्चा के बाद भी कुछ फैसले अभी रह गए जो अगली बार चर्चा में लाए जाएंगे। तो देहरादून से एक और खबर है कि 13 दिन में एक महिला आईएएस अधिकारी के 3 बार ट्रांसफर किए गए। सीएम की नाराजगी के बाद डीएम रुद्रप्रयाग से हटाई गई आईएएस वंदना, 5 नवंबर को डीएम पद से वंदना को हटाया गया था। 12 नवंबर को केएमवीएन बनाया गया लेकिन नहीं किया ज्वाइन। आईएएस वंदना को आज अपर सचिव ग्राम विकास बना दिया गया है। तो पिछले 13 दिनों में 3 ट्रांसफर यहां देखे गए। फिलहाल आईएएस वंदना को अब आज अपर सचिव ग्राम विकास बनाया गया है। तो यहां पर एसीएस रूरल डेवलपमेंट बनाई गई है। आईएएस अधिकारी हैं वंदना, रुद्रप्रयाग के डीएम पद से हटाई गई थी और उसके बाद उन्हें अटैच किया गया था शासन से। उसके बाद अब उनको 5 नवंबर को डीएम पद से हटाने के बाद 12 नवंबर को एमडी केएमवीएन बनाया गया था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद आईएएस वंदना को आज अपर सचिव ग्राम विकास बनाया गया है। ललितपुर के अंदर पार्षद की दबंगई देखने को मिली। पहले मारपीट और फिर राजीनामा का बना रहा है दबाव।
पीड़ित ने लगाई जानमाल की सुरक्षा की गुहार। आपको बता दें कि ललितपुर के नेहरू नगर क्षेत्र के पार्षद और उसके गुर्गों ने एक महिला सहित उसके पति और लड़के को पहले लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। अब कानून के डर से राजीनामा का दबाव डालकर भय फैलाया जा रहा है। पीड़ित महिला के अनुसार घटना बीते दिनों 13 तारीख रात की बताई जा रही है, जब पार्षद के भाई और उसके गुर्गों को घर के दरवाजे पर शराब पीने को मना किया गया तो सभी ने मिलकर बेरहमी से पूरे परिवार के साथ मारपीट की। इतने में मन नहीं भरा तो अगली सुबह फिर से एक बार पार्षद और उसके गुर्गों ने घर में घुसकर मारपीट की। अब पार्षद द्वारा पीड़ित महिला और उसके परिजनों पर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते पीड़ित पक्ष ने आज पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारे लड़कों के हाथों में देखो तो चाले पड़े, इतने सिलेंडर काम करते हैं वजन को। आपके साथ भी मारपीट हुई? हम उनकी माँ है। मारपीट आपके साथ भी हुई? हमारे साथ भाई साहब में सर टूट गया है, जो हाथ टूट गया है, जो पैरों में दोनों में देखो, जो डंडे बाबूजी के गोड़ों में दोनों। हम बाबूजी बहुत परेशान पहले से आते और जे लोग अब रहने हमें दे रहे, हम कहाँ रहेंगे? पत्थर मारते, गाली गलौज देते, हम क्या करें बाबूजी? अब हम बहुत परेशान। हमारे लड़के मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, बहुत मारा है साहब। और कल्लू पटेल पार्षद उनके साथियों ने मिलकर मारा है साहब। किस जगह की घटना है ये? इस साहब नेहरू नगर सोनी मोहल्ले की घटना है। पार्षद कहाँ के हैं वो? नेहरू नगर ही के हैं, चुप राजे। अभी आप कहाँ आए हैं? यहाँ सर एसपी ऑफिस आए हैं। तो वहीं टिहरी से खबर है, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और बीजेपी ने बैठक कर युवा मोर्चा का गठन किया। बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनोद रातूड़ी ने कहा कि प्रदेश हाईकमान के निर्देश पर मोर्चे का गठन किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष परमवीर पवार ने कहा कि युवा मोर्चा बूथ बूथ पर कार्य करेगा। परमवीर पवार 2022 में बीजेपी की ही सरकार को लाएंगे, ये परमवीर पवार कहते नजर आए। प्रेस है, सबसे पहले मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना युवा मोर्चा करना चाहता था कि उन्होंने जो मुझे पुनः जिम्मेदारी दी, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता था। और हम जिलाध्यक्ष जी को और प्रदेश नेतृत्व को आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा 2022 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र हो राज्य सरकार, जिस तरह काम कर रही है, भारतीय जनता युवा मोर्चा उन कार्यों को बूथ बूथ पर पहुंचाने का कार्य करेगा और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेगा। आज युवा मोर्चा से लेकर के और सभी 6 मोर्चों का भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है और जैसे प्रदेश नेतृत्व का दिशा निर्देश हम लोगों को है कि अति शीघ्र सभी मोर्चों की जिले की कार्यकारिणी और मंडल अध्यक्षों की घोषणा करनी है। इस निमित्त आज हमने ओबीसी मोर्चा की जिले की कार्यकारिणी और मंडल अध्यक्षों की घोषणा आज हुई है और कल तक हम अनुसूचित जाति मोर्चा और महिला मोर्चे की घोषणा कर देंगे। परसों किसान मोर्चे की घोषणा हो जाएगी। ऐसे ही लगभग हमारे बीच में सभी मोर्चों की जिले की कार्यकारिणी और मंडल अध्यक्षों की सूची हमारे पास मंडल अध्यक्षों के माध्यम से आ गई है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और कई मंडलों से, कई विधानसभाओं से, विभिन्न राजनीतिक दल को छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का मन बना चुके हैं और मैं ये कह सकता हूं कि अतिशीघ्र प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बंशीधर भगत जी टिहरी दौरे पे आएंगे और उस दिन मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने को आप। तो वहीं ऋषिकेश में कार्यरत आशा कार्यकर्तियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मृत्युंजय स्थानम संस्था ने एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आशा कार्यकर्तियों को सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। खास बात यह है कि सर्टिफिकेट पर किसी और के नहीं बल्कि महिलाओं के उत्थान और सुरक्षा के लिए एनजीओ चलाने वाली राष्ट्रीय लेखिका सुष्मिता मुखर्जी और लोकसभा के पूर्व सचिव रविंद्र गर्मिला के सिग्नेचर हैं। सम्मान मिलने पर आशा कर्त्री जहां गदगद नजर आ रही हैं, वहीं उन्होंने भविष्य में फ्रंट लाइन पर रहकर और बेहतर काम करने का संकल्प लिया। मृत्युंजय स्थानम के संस्थापक डॉक्टर अमित चांडिल्य ने बताया कि आशा कर्तियों के सुरक्षा और उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग भी सरकार से की गई है।
तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल के 179वें स्थापना जन्म दिवस पर सर्वधर्म गुरुओं ने देश, राज्य और नैनीताल की खुशहाली के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद सभी धर्मों के लोगों ने केक काटकर नैनीताल का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 18 नवंबर 1841 में पीटर वेरन नाम के पहले अंग्रेज के कदम यहां नैनीताल में पड़े थे। इस आधार पर ही कुछ सालों से इस नगर का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। आज नैनीताल का 179 बर्थडे यहाँ पर बहुत ही शालीनता और समस्त नियमों का पालन करते हुए जो बनाया गया है, कि हमारी पुरानी परंपराओं को हमें बार बार याद दिलाते हैं। परंपराएं फिर हमारे को आगे चल के चरित्र निर्माण में सहायक होती हैं, और चरित्र निर्माण अगर होता है किसी भी शहर के वासियों का, तो वो शहर की नतीजा दूर करता है। और मेरे तो मित्र हैं देश विदेश में, जब मैं उनको इसकी क्लिपिंग भेजता हूँ तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने छोटे से सुंदर शहर में इस तरीके का आयोजन। तो सरोवर नगरी नैनीताल का 179वें जन्म स्थापना दिवस पर सर्वधर्म गुरुओं ने राज्य और नैनीताल की खुशहाली के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद सभी धर्मों के लोगों ने केक काटकर नैनीताल का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 18 नवंबर 1841 में ही यहां पर पहली बार किसी व्यक्ति के पैर पड़े थे। तो ऐसे में स्कंद पुराण में यहाँ के सरोवर को मानसरोवर के समान पुण्य प्रदान करने वाले ऋषि सरोवर कहा गया है। वहीं 1841 में 18 वर्ष पूर्व 1823 में इस स्थान के बारे में आलेख प्रकाशित हुआ था, और 1823 में अंग्रेजी दौर में मानचित्र में भी इस स्थान को प्रदर्शित किया गया था। यह भी कहा जाता है कि 1841 में आज ही के दिन यानी 18 नवंबर को एक घटनाक्रम से इस नगर का प्रारंभ हो गया था। तो वहीं पौड़ी जिले के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने सतपुली क्षेत्र के अंदर पहुंचकर कल से होने वाले नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने पैराग्लाइडिंग के लिए चयनित टेक ऑफ और लैंडिंग स्थलों का निरीक्षण किया और स्थल पर समुचित व्यवस्था को सुविधाजनक रूप से स्थापित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई गणमान्य इस फेस्टिवल के गवाह बनेंगे। के हिसाब से अगर आप देखेंगे, देखिए एडवेंचर जो स्पोर्ट्स है उसमें जितने भी प्रतिभागी हैं उनको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी एहतियात के तौर पे हमारी एसडीआरएफ की टीम इसमें तैनात है। पुलिस तो लगातार इसमें रहेगी और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया है, इन केस ज़रूरत पड़े तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का अपना चॉपर जो है स्टैंड बाय मोड में उन लोग को इवैक्यूएट, अगर हमें यहाँ से मेडिकल कोई इमरजेंसी आती है तो उसको इवैक्यूएट करने के लिए वो मौजूद रहेगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आएंगे उनका हमने सब अपना इंश्योरेंस वगैरह भी सब करा रखा है, और उन लोगों से जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ हम लोगों ने पूरी करवानी है इसके संबंध में वो भी हम लोग। तो वहीं डोईवाला के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। नए साल में बिल्डिंग का कार्य पूरा होने का उम्मीद है और ऐसे में 2021 मार्च के अंदर ये बिल्डिंग अपने नए स्वरूप को देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट निदेशक डीके गौतम ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग में उत्तराखंड की कलाकृति का अनूठा नमूना देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग के दीवारों पर बड़े बड़े म्यूरल और पेंटिंग लगाई जा रही हैं। साथ ही बिल्डिंग के मेन पिलर्स पर उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की कलाकृति की झलक भी देखने को मिल रही है। हमारी जो बिल्डिंग का प्रथम चरण है उसका निर्माण कार्य शायद दिसंबर जनवरी तक पूरा हो जाएगा और मार्च 2021 में हम इसको चालू करने का पूरी हमारा प्रयास है करेंगे। और ये बिल्डिंग में जैसा आपने पूछा, हमने कला का एक बहुत अद्भुत नमूना यहाँ पेश करने जा रहे हैं। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े म्यूरल्स पेंटिंग्स हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, और एक तो काफ़ी बड़ी पेंटिंग है जिसमें उत्तराखंड का पूरे उत्तराखंड राज्य के